तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक माइल्ड स्टील स्पेसिमेन के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। इस माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को लो कार्बन स्टील, डक्टाइल स्टील या फिर Fe215 भी कहा जाता है इंजीनियरिंग के टर्म्स में। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो एक माइल्ड स्टील स्पेसिमेन की स्ट्रेस वैल्यूज और स्ट्रेन वैल्यूज के बीच में ड्रॉ किया जाता है और इस माइल्ड स्टील स्पेसिमेन को टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। और ये मशीन जो है ये यूनिवर्सल कही जाती है क्योंकि ये मशीन काम में आती है मेजर करने के लिए शियर को, टेंशन को, कंप्रेशन को, फ्लेक्सर को, टॉर्जन को और ऐसे ही कई सारी चीज़ों को। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने स्पेसिमेन में उसका जो डिफॉर्मेशन है वो निकाल सकें कि कितना उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज पता चल सके हमें। तो जो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है और जो स्पेसिमेन होता है वो इसकी दोनों बाजुओं में पकड़ा जाता है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है और इसको खींचा जाता है। जब इस स्पेसिमेन को खींचते हैं तो इसमें एक टेंशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इस मटेरियल के अंदर और उसी से ही हम पता लगाते हैं कि इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा ग्राफ जिसमें हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे स्ट्रेन को और वाई एक्सिस पे रखेंगे स्ट्रेस को। तो आपको याद दिलाने के लिए एक बारी मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया और जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन जो हमारा स्ट्रेस होता है वो मेजर किया जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में या फिर मेगापास्कल में। तो सबसे पहले जब हम अपने माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता है स्ट्रेन के साथ में। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे ही स्ट्रेन भी बढ़ेगा हमारा। तो जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के किसी पॉइंट ए तक और जो हमारा कर्व होगा वो लीनियर वेरिएशन शो करेगा और इसी वजह से जो जोन यहाँ पे होगा इस जोन को हम कहेंगे लीनियर इलास्टिक जोन। इस जोन को लीनियर इलास्टिक जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रीजन में जो हुक्स लॉ है वो वैलिड होता है। और हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और जब हम उस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है E और उसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल। और इस E को हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्लोप है इस लीनियर कर्व का और इसका जो नाम होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। अब क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है सिर्फ पॉइंट A तक ही, तो जो हमारा पॉइंट A है इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पर हमारा जो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है वो पहुंच जाता है अपनी इलास्टिक लिमिट पर और इस इलास्टिक लिमिट को हम कहते हैं पॉइंट B। इस पॉइंट B तक जो हमारा मटेरियल होगा वो बिहेव करेगा एज अ इलास्टिक मटेरियल और इस AB रीजन को कहेंगे हम नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। और ये जो पाथ है A से B तक का ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है और इसी कर्व्ड पाथ की वजह से जो हुक्स लॉ है वो इस AB पाथ में वैलिड नहीं है। हुक्स लॉ जो है वो सिर्फ A पॉइंट तक ही वैलिड है। और जो एक्चुअल इंजीनियरिंग ग्राफ होते हैं जैसे कि जो रियल लाइफ में हम इंजीनियरिंग ग्राफ्स बनाते हैं उसमें जो ये पॉइंट B होता है ये बहुत पास होता है पॉइंट A के माइल्ड स्टील के केस में। लेकिन कुछ दूसरे मटेरियल्स के लिए जो ये पॉइंट B है ये कुछ दूरी पर होता है पॉइंट A से। तो पॉइंट A और B में अंतर दर्शाने के लिए मैंने आपको पॉइंट B जो है वो थोड़ा सा दूर दिखाया है इसमें, लेकिन जो असली कंडीशंस होती हैं मतलब कि जो एक्चुअल कंडीशन होती हैं उनमें जो पॉइंट B होता है वो बहुत ही पास में होता है पॉइंट A के। और ज़्यादा जब हम लोड लगाएंगे हमारे स्पेसिमेन पे तो जो हमारे स्ट्रेस वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी अप टू पॉइंट C। इस पॉइंट C को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट बाद ही जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो एकदम से ड्रॉप कर जाता है और जो हमारा मटेरियल है वो अनस्टेबल हो जाता है और ये डिपेंड करता है हमारे स्पेसिमेन के शेप और साइज पे। अब क्योंकि हमारे मटेरियल को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप करता है एक सर्टेन लिमिट तक, तो उस लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट D से और उस पॉइंट D को हम नाम देते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और इस पॉइंट D पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है डिज़ाइन पर्पसेस के लिए। और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उस पॉइंट को लिया जाता है एज अ डिज़ाइन स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, अल्टीमेट लोड मेथड में और प्लास्टिक थ्योरी में। और इस पॉइंट को हम एक्चुअल यील्ड पॉइंट भी कहते हैं हमारे इस माइल्ड स्टील स्पेसिमेन के ग्राफ में। अब इस पॉइंट D के बाद बहुत ही
कम लोड अप्लाई करने पे भी जो डिफॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने लोड अप्लाई किया है इस पे। और जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेस अप्लाइड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज होने पर भी जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये जो रीजन है ये दिखाता है हमारे माइल्ड स्टील स्पेसिमेन की परमानेंट डिफॉर्मेशन को, और इस रीजन को हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, और ये होता है पॉइंट डी से ई के बीच में। और ज़्यादा लोड लगाने पर जो हमारा ये कर्व है ये E से F तक पहुंच जाता है, और वो जो F पॉइंट है हमारा उसको कहते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अब इस F पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो स्ट्रेस वैल्यू होती है इस F पॉइंट पे वो वैल्यू होती है मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू जो हमारा स्पेसिमेन झेल सकता है अपनी सर्विस लाइफ में। इसका मतलब इससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो हमारा जो स्पेसिमेन है वो फेल कर जाएगा। और ये जो रीजन है E से F के बीच में, इस रीजन में जो स्ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, और इस रीजन में जो हमारे स्पेसिमेन का एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आने लग जाता है, जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन के लिए वो फिर से इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। और इसी वजह से इस रीजन को कहा जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और इस रीजन को डिज़ाइन पर्पसेस के लिए काम में नहीं लिया जाता। इस अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद जब हम और लोड लगाएंगे तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे स्पेसिमेन का वो एकदम से डिक्रीज कर जाता है, और एक नेक टाइप की शेप बनने लग जाती है हमारे स्पेसिमेन के अंदर। और जैसे जैसे वो नेक बनती चली जाती है जो डायमीटर है हमारे स्पेसिमेन का वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है, और उसी वजह से जैसे जैसे उसका डायमीटर डिक्रीज होता है तो कुछ देर बाद वो टूट जाता है, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो टूटता है उसको कहते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रिटल पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम ब्रेकिंग स्ट्रेस, और उस पॉइंट पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम फ्रैक्चर स्ट्रेन। और ये जो रीजन है पॉइंट F से G के बीच में इसको कहते हैं हम नेकिंग जोन या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। पॉइंट O से लेके D तक जो स्ट्रेन होता है उसको कहते हैं हम इलास्टिक स्ट्रेन, और पॉइंट D से लेके पॉइंट G तक जो स्ट्रेन होता है उसको कहते हैं हम प्लास्टिक स्ट्रेन। और जो पॉइंट C है हमारा जो कि है अपर यील्ड पॉइंट, इसको हम जनरली फाइंड करते हैं 0.2% स्ट्रेन की वैल्यू पे। तो ये था हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसमें IAS से, गेट से, SSC से और डिफरेंट स्टेट्स एग्ज़ाम से भी इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश की होगी, और आपको समझ आया होगा कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें वैल्यूज़ होती हैं। कुछ और तरीके के भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं जिसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, और उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी सारे व्यूअर्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हिंदी में समझना चाहते थे, तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी इंग्लिश की वीडियोज़ को हिंदी में कवर करना चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है या क्वेरी है या कोई सजेशन है इस चैनल के लिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे फेसबुक पे भी मिल सकते हैं और ट्विटर पे भी मिल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।